यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में विज्ञान का या साइंस का पेपर 4 अप्रैल को है और इस 4 अप्रैल के पेपर की तैयारी अभी से हमको कर लेना है। अगर हम पहले से भी नहीं पढ़े हुए हैं, यदि पहले से हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी अब हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों में हम कैसे परीक्षा की तैयारी नियोजित ढंग से प्लानिंग के तहत कैसे कर सकते हैं, और अगर आप प्लानिंग के तहत इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो 90 प्लस मार्क्स आपको अवश्य ही मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों को अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, याद करते हैं और याद करने के साथ ही साथ उनका लिख करके अभ्यास करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमको लिख करके अभ्यास करना है। यह देखना है कि जो प्रश्न हमने पढ़ा, उसका उत्तर जो पढ़ा वह हमको अच्छी प्रकार से आ रहा है कि नहीं, हम उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो लिख करके एक बार 2 बार पढ़ करके इसके बाद कम से कम आप 4-5 बार उसको लिख करके जब याद करेंगे तब जा करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस आपको बना करके रखना है इन 10 दिनों में। साथ ही साथ जिस प्रकार से बताया जा रहा है उस पद्धति का पालन करते हुए आपको परीक्षा की तैयारी करना है। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर साइंस 2022 के पेपर में भौतिक विज्ञान या फिजिक्स यह 25 मार्क का आता है। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान यहाँ पर 20 मार्क्स का आता है, तथा बायोलॉजी वाला जो सेक्शन होता है यह 25 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर यह 3 पार्ट होते हैं। इसको कहते हैं खंड क, फिर यहाँ पर खंड ख और यहाँ पर यह खंड ग। तो 3 खंडों में यह पेपर विभाजित होता है। अब साथ ही देख लीजिए बेटा, यहाँ पर जो फिजिक्स के 25 मार्क्स आते हैं, बहुत ध्यान देने की, फिजिक्स पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस 25 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 18 से 20 नंबर के आंकिक प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए अब आपको क्या रखना है, यहाँ पर इस सेक्शन में या फिजिक्स में आपको परिभाषाएं याद रखना है, आपको सूत्र याद रखना है, किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहे हैं उनको आपको बना करके प्रैक्टिस कर लेना है, मात्रक क्या होते हैं, आंकिक प्रश्नों को आपको प्रतिदिन लगाना है, और कुछ निश्चित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान के संबंध में, यहाँ पर अब केमिस्ट्री हमने कहा कि 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, और इसमें भी आप देखिए कि कार्बनिक रसायन और तत्वों के वर्गीकरण से 10 से लेकर के 11 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने तैयार रखना है, फिर तत्वों का जो वर्गीकरण है उस तत्वों के वर्गीकरण को याद रखना है, और यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी केवल 2 ही पाठ्यक्रम में है, तो उसको याद रखना है। फिर इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं जितने भी प्रकार की पढ़ी हैं आप उनको याद रखना है। साथ ही साथ अम्ल, क्षार और लवण में तो अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, पीएच वैल्यू क्या होती है, इसी प्रकार से यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लवणों के निर्माण की विधि है, उनका उपयोग है और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको आपको याद रखना है। फिर धातु अधातु के प्रश्नों को यहाँ पर भर्जन याद रखना है, निस्तापन याद रखना है, अयस्क का निष्कर्षण याद रखना है। तो यहाँ पर अति सक्रिय धातुओं के लिए, मध्यम सक्रिय धातुओं के लिए और निम्न सक्रिय धातुओं के लिए किस प्रकार से निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है उसको याद रखना है। इसी प्रकार से जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो इस जीव विज्ञान में यहाँ पर इस पूरे सेक्शन को हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है, ठीक है, जिसमें पाचन है, श्वसन है, इसके अलावा रक्त परिसंचरण है, इसी प्रकार से उत्सर्जन की प्रक्रिया है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को आपको अच्छी प्रकार से तैयार रखना है कि आहार नाल की संरचना क्या है, आहार पाचन किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से हृदय की संरचना क्या है, हृदय में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसी प्रकार से उत्सर्जन में वृक्क है तो वृक्क के संबंध में आपको नेफ्रॉन की संरचना आपको याद रखना है, और साथ ही साथ श्वसन की प्रक्रिया है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन क्या होता है और श्वसन किस प्रकार से होता है, रिस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, यह याद रखना है। फिर पेड़ पौधों के संबंध में या पौधों के संबंध में आपको रसारोहण की प्रक्रिया, जड़ द्वारा किस प्रकार से रसारोहण की प्रक्रिया होती है, फ्लोएम और जाइलम उत्तक की क्रिया प्रणाली को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है उधर से डार्विनवाद, लैमार्कवाद याद रखना है। फिर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को आपको याद रखना है, जो नियम हैं और उनका किस प्रकार से क्रॉस बनता है, क्रॉस टेबल बना करके किस प्रकार से आप वहाँ से
उत्तर निकालते हैं तो ये चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट रहनी चाहिए कि क्या हमको इस 10 दिनों में पढ़ना है और साथ ही साथ बार बार उनका अभ्यास करना है। अब यहाँ पर देखिए, पेपर की प्रक्रिया को या पेपर के प्रारूप को समझने के लिए यहां पर हमने बोर्ड परीक्षा 2020 का विज्ञान का कक्षा 10 का प्रश्न पत्र लिया है। करा है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख और ग में विभाजित है। फिर देखिए, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा। फिर यहां पर उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ और नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा दीजिए। तो आप अपने उत्तर की पुष्टि के लिए और अधिक मार्क्स प्राप्त करने के लिए, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आपको यह प्रक्रिया करना ही होगा कि उत्तरों की पुष्टि करने के लिए न कहने पर भी आपको यहां पर स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना होगा। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान में अपने उत्तर की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण देना होगा, तभी आप बेहतर अंक प्राप्त। पहले क्वेश्चन में देखिए, भौतिक विज्ञान का खंड क है। कराया किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो यहां पर देखिए, अब उत्तल दिया है, अवतल दिया है, समतल दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर अवतल सही होगा। फिर अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो दिया गया है इस बार के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। कराया एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, ये इस सामान्य सा प्रश्न है। यहाँ पर कराया कि वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी ज़्यादा दूरी पर बनता है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू हो गया -3u के बराबर, और i इज इक्वल टू होता है -v/u के। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यह 1/3 के। तो यहाँ पर यह 3 गुना हो जाएगा। जब प्रतिबिंब के आवर्धन को देखेंगे तो यह 3 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फिर घ में करा कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है। तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। तो यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक पारदर्शी कांच के बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, करा है कि घनाकार जो गुटका है उसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जब 4 सेंटीमीटर है तो गहराई h इज इक्वल टू भी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। फिर अपवर्तनांक यह 1.6 के बराबर है, इसलिए n यह बराबर हो गया h/h डैश, जहाँ पर h वास्तविक गहराई है और h डैश आभासी गहराई है। तो अपवर्तनांक यह वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए h डैश इक्वल टू h/n हो गया, और यहाँ से यह 2.5 सेंटीमीटर के बराबर मिल गया हमको। फिर यहाँ पर देखिए, ख में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। तो उत्तल लेंस दिया गया है, फोकस दूरी अब धनात्मक होगी +20 सेंटीमीटर, क्षमता p यह 100/f सेंटीमीटर होता है, तो यह 100/20 हो गया, इसलिए यह +5 दिया गया। अगर यह मीटर में दिया रहता तो p इक्वल टू 1/f मीटर में लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर यह 5d हमको मिल गया। फिर ग में देखिए क्या करा है, एक विद्युत परिपथ में या परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है प्रति सेकेंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर है। तो यहाँ पर धारा I बराबर 10 एम्पियर है, समय t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, और Q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 कूलाम के बराबर है। और यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू IT और Q इज इक्वल टू ही NE के बराबर होता है। तो अब यहाँ से हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट NE इज इक्वल टू IT। अब N बराबर क्या हो गया? N बराबर हो गया IT/E हो गया। तो अब यहाँ पर n का मान इस तरह से निकाल लिया, और मान निकालने पर हमको 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त हुए कि इससे प्रति सेकंड में देखिए कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है।
किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। तो यहाँ पर पश्य दृश्य दर्पण है, यह अवतल दर्पण लगा हुआ है, बैक मिरर लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 6 मीटर दिया गया है। इससे फोकस दूरी f निकाल लिया, यह 3 मीटर मिल गया। फिर वस्तु की स्थिति 6 मीटर पर है, प्रतिबिंब की स्थिति हमको नहीं पता है, यह ज्ञात करना है। आकार क्या इसका है यह हमको पता करना है। तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। u यहाँ पर वस्तु की दूरी है और v यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो हमको v बराबर 6/3 या 2 मीटर के बराबर मिल गया। तो पहला आंसर हमको मिल गया, पहला उत्तर यहाँ पर मिल गया। फिर आवर्धन के सूत्र से अब m इक्वल टू -i/o बराबर -v/u और यहाँ पर जब रख देंगे तो m इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। इसके लिए प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पर आपको पता है जब उत्तल दर्पण ले रहे हैं तो उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी हो उसके लिए एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यह वस्तु के 1/3 लंबाई का बनेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क के ही अथवा में दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। अब यहाँ पर u इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, v इक्वल टू यहाँ पर -10 मीटर है क्योंकि 10 मीटर की दूरी तक ही वह देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर स्थित वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो एक निश्चित दूरी तक वह देख सकता है, फिर उसके बाद नहीं देख सकता। लेंस के सूत्र से अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो गया, मान रख दिया। अब f का मान हमको -10 मीटर के बराबर मिल गया। यहाँ से क्षमता ज्ञात कर लेंगे और क्षमता यह -0.1 डायोप्टर के बराबर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के ख में कह रहा है कि एक विद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट। इसके पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा P बराबर लिखा है, जब करा है कि इस पर लिखा हुआ है 2.3 किलोवाट। तो अब यह 2.3 किलोवाट और 1K इज इक्वल टू 10 टू द पावर रेस टू 10 टू द पावर 3 होता है। तो यहाँ पर 2.3 गुणे 10 के घाते 3 वाट के बराबर हो गया या 2300 वाट के बराबर हो गया। वोल्टेज यहाँ पर दे रहा है 230 वोल्ट के। अब यहाँ पर यह सूत्र आपने याद रखना है कि P इज इक्वल टू होता है VI के। तो यहाँ से I का मान निकाल लिया। अब यह I बराबर 10 एम्पियर के हो गया। फिर ओम का नियम V इक्वल टू IR है, यहाँ से R इज इक्वल टू V/I और यह 23 ओम के बराबर हो गया। फिर विद्युत ऊर्जा व्यय वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। तो यह सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्युत ऊर्जा व्यय या यूनिट की संख्या यहाँ पर वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000 और रख दीजिए यहाँ पर 2300 गुणे 10 गुणे 1/1000 और यह बराबर हो गया 23 किलोवाट घंटा के बराबर। तो यह आपका परिणाम हो गया कि कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। फिर इसके अथवा खंड में या तो आपको नीचे का जो प्रश्न है वह करना, यहाँ पर विकल्प मिलता है। लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 तथा प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए जिससे उसके आयतन में भी कोई अंतर ना आए। तो आयतन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। V1 इज इक्वल टू V2 है, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2 के बराबर है, अंतर नहीं आ रहा है। तो अब देखिए L1 है, R1 है, A1 है, फिर 2L1 है। अब यहाँ पर हमको R2 निकालना है कि यह R2 कितने के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले प्रश्नानुसार V1 इक्वल टू V2 है तो L1 इंटू A1 बराबर 2L1 इंटू A डैश हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखिए आयतन बराबर क्या हो गया, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे लंबाई। यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, यह अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A होता है और यह लंबाई होती है। तो इसकी सहायता से आप आयतन, तो यहाँ पर L1 इंटू A1 बराबर हो गया 2L1 इंटू A डैश। तो यहाँ से A डैश बराबर हमने निकाल लिया कि A1 बटे 2 के बराबर हो गया। तो यह पहली बात निकल गई। अब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर, यह रो है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है R इंटू A बटे L। तो R क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध है,
ए यहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, यल लंबाई है, इसलिए आर बराबर हो गया यहाँ पर इस तरह से आर बराबर, देखिए क्या हो गया, आर बराबर हो गया रो इंटू यल बाई ए हो गया। अब यहाँ पर यह लिख लिया, R1 का सूत्र लिख लिया, R2 का सूत्र लिख लिया, तो यह हो गया रो इंटू यल1 बटे A1 और R2 बराबर हो गया रो इंटू यल डैश बटे A1। अब यहाँ पर R1 R2 का अनुपात निकाल लीजिए, यह R2 बटे R1 यह बराबर 4 हो गया, या R2 बराबर यहाँ पर 20 ओम के बराबर हो गया। तो 20 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा जब इसकी लंबाई को हम दोगुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा चौथे में कह रहा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 R2 R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 10 ओम और R5 R6 बराबर 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोधक R1 R2 R3 R4 R5 R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं I1 I2 I3 I4 I5 I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V5 V6 की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की भी गणना कीजिए। तो यहाँ पर अब ये देखिए R1 R2 R3 यह सभी जो है यह समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। इसी प्रकार से R5 और R6 यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। फिर अब R डैश, फिर R4 और R डबल डैश यह श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इस प्रकार से इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध R बराबर हमको मिल गया 40 ओम के बराबर। तो ओम के नियम से यहाँ पर धारा का मान मिल गया। सबसे पहले हमने देख लिया कि I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर के बराबर हो गया। फिर R1 R2 R3 ये सभी समांतर क्रम में हैं, अतः इनका विभवांतर बराबर होगा इनके सिरों पर, और इसलिए इन सब में I1 I2 I3 में बहने वाली धारा 0.4 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से R5 R6 के लिए यह मान बराबर हो जाएगा और यह I बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ओम के नियम से आप V1 V2 V3 V4 V5 और V6 सभी के लिए विभवांतर निकाल लेंगे कि कितना विभवांतर यहाँ पर होगा। प्रश्न अत्यंत सरल है, बस केवल यह है कि गणना की लंबाई में थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए अथवा करके कह रहा है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो अब यहाँ पर जान लीजिए बाबू कि यहाँ पर इस चौथे प्रश्न में विद्युत जनित्र चाहे एसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दोनों में से एक होगा, या तो विद्युत मोटर होगा। यहाँ पर यह प्रश्न अवश्य ही आता है, तो यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनित्र का, जनरेटर का या मोटर का। तो यहाँ पर चाहे मोटर पूछा जाता है या जनरेटर पूछा जाता है, यह अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न आना ही आना रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए विद्युत जनित्र है क्या, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार्य सिद्धांत क्या है इसका, फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है उसी पर यह कार्य करता है। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर संरचना इसकी बनाएंगे सबसे पहले बढ़िया से। इसके बाद यहाँ पर संरचना में जो क्षेत्र चुंबक NS लगा हुआ है, आर्मेचर यहाँ पर लगा हुआ है, ब्रुश B1 और B2 लगे हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सर्पी वलय यह C1 और C2 लगे हैं, इनके बारे में लिखेंगे और तब जाकर के इसकी कार्यविधि 4-5 वाक्यों में लिख करके इसको आपको याद रखना है कि खंड क भौतिक विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं उन समस्त प्रश्नों को एक ही स्थान पर लिखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कभी भी मिक्स करके नहीं लिखना है, क्योंकि परीक्षक अलग अलग होते हैं इसके मूल्यांकन करने वाले। तो एक स्थान पर आप लिखेंगे समस्त प्रश्नों को। जब भौतिक विज्ञान के प्रश्न कर लेंगे तब आप रसायन विज्ञान के प्रश्न करेंगे और रसायन विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक साथ करेंगे। इसी प्रकार से जीव विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक साथ करेंगे। अब यहाँ पर खंड ख शुरू हो रहा है जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित है। इसमें 5वें के क में करा है एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम है। तो यहाँ पर विकल्प दिया है मेथेनल, एथेनल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर इसका विकल्प होगा सही एथेनॉल। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार से क्षारीय विलयन का pH क्या होता है, क्षारीय विलयन अगर है तो उसका pH 7 से अधिक हो जाएगा। तो 7 से अधिक इसका होगा। फिर देखिए करा श्वेत
श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त किसका किया जाता है, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड किया जाता है, AgCl का उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। फिर करा जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि रसायन विज्ञान में केमिकल रिएक्शन बहुत ही आवश्यक है। बिना केमिकल रिएक्शन लिखे हुए आप जो है उत्तरों की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जिंक धातु का कार्बोनेट अयस्क, यह जिंक कार्बोनेट हो जाएगा जिंक धातु का। निष्कर्षण इसका निस्तापन विधि से करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म कर देते हैं, जिससे इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धियों के रूप में कार्बन और सल्फर की अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार से हमको यह ZNO प्राप्त हो जाता है। फिर ख में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण को बनाने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP बनाने के लिए आप यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट को लेकर के गर्म कर देते हैं। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है और इस प्रकार से यह POP प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से विरंजक चूर्ण बनाने की विधि में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन को प्रवाहित कर देते हैं और विरंजक चूर्ण हमको प्राप्त हो जाता है। फिर इसके ग में करा है कि मिशेल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो साबुन जितने भी होते हैं उसमें दो तरह की श्रृंखलाएं होती हैं, एक तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है और दूसरा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो अब यहाँ पर मिशेल के हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं वाले सिरे धूल एवं चिकनाई के कणों से या गंदगी से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर गंदगी है, इससे यह जुड़ जाते हैं और जो यहाँ पर अन्य कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला समूह होता है इसको लिखते हैं COONA+। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जो समूह है वह जल से जल के प्रति आकर्षित होता है। तो अब क्या होगा, इसको खींचेगा, मैल खींच करके बाहर आ जाती है और गंदगी साफ हो जाती है। पानी में डाल करके इसको खंगाल देते हैं, बड़े आसानी से कपड़ा साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के क में कह रहा है कि आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन के कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी में क्या होता है, आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक लक्षण घटता है। इसी प्रकार से वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ता है। यह इलेक्ट्रॉनों के वितरण और कक्षाओं के बढ़ने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जिसके संबंध में आगे चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए बेटा, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, यानी Cl के बनने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन डाट या बिंदु द्वारा समझाइए। तो धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इस प्रकार से आयनिक यौगिक बनते हैं, या जो यौगिक बनते हैं आयनिक यौगिक बनते हैं। यहाँ पर सोडियम के लिए देख लीजिए, यहाँ पर सोडियम के लिए होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का जो है 287 होता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अपना एक इलेक्ट्रॉन यह त्याग करके अपने अष्टक को पूरा करता है, यह 28 बना लेगा और यह Na+ हो जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यह क्लोराइड आयन बनाएगा, यह 288 हो गया। तो अभी देखिए यह धनायन में परिवर्तित हो गया या ऋणायन में परिवर्तित हो गया, इनके बीच में एक विद्युत आकर्षण बल हो जाता है। तो अभी इस साल यह पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर करा है 8वें में कि एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण और उपयोग लिखिए। तो यह प्रश्न फिर कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एथेनोइक अम्ल हो या एसिटिक अम्ल हो। तो एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर इनके 3 रासायनिक गुण पूछे जाते हैं और उनका उपयोग पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होता है। फिर अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके यह एस्टर बना लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या यहाँ पर एथेनोइक अम्ल क्रिया करके अल्कोहल बनाता है। फिर उपयोग सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पर अगर यह प्रश्न करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आपसे करा है कि अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर टिप्पणी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के संबंध में पूछ रहा है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। ऑक्सीजन का योग हो अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन हो तो यह यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। फिर दूसरा यहाँ पर सजाती श्रेणी पूछ रहा है। कार्बनिक यौगिकों का समूह है, एक समान क्रियात्मक समूह होते हैं, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या जितने भी एल्कोहलिक ग्रुप हैं जैसे अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक कीटोन है, सभी जो है वो सजाती श्रेणी के तत्व होते हैं। फिर कह रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति को समझाइए। तो यहाँ पर एल्डिहाइड में अल लग जाता है, जैसे प्रोपेनल हो गया, कीटोन में ओन लग जाता है, प्रोपेनोन हो गया, कार्बोक्सिलिक में ओइक लग जाता है, प्रोपेनोइक हो गया। तो यह आपको वहाँ पर इतनी बातें लिख लेना है, मुख्य बातें एकदम हाईलाइट करके आप लिखेंगे।
जैसे ही जीव विज्ञान का खंड शुरू होगा तो आप ऊपर लिखेंगे खंड ग और जीव विज्ञान। अब यहाँ पर 9वें के क में कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर कोष्ठों की संख्या 4 होती है। द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं यहाँ पर। फिर पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तो तना, यह जो है कायिक जनन के लिए सबसे अनुकूल होता है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितने के बराबर होती है? यह 2x के बराबर होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण से उसके महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर जीवाश्म के बारे में आप जान लीजिए कि ऐसे अवशेष होते हैं जो किसी कारणवश जीवों के अवशेष हैं जो अपघटित नहीं हो पाते हैं और मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, उनकी छाप गीली मिट्टी पर पड़ जाती है, वो जीवाश्म कहलाते हैं। इनसे हमको पता चलता है कि किस प्रकार से जीव विकसित हुए हैं और जो पहले के जीव थे वह किसी न किसी रूप में आज के जीवों से निम्न श्रेणी के थे। तो क्रमिक विकास का पता यहाँ से चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 के ख में कह रहा है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो अब वायवीय श्वसन किस में होता है? उच्च वर्गीय प्राणियों में, जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर अवायवीय श्वसन क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक और सूक्ष्म जीवों में होता है। अब वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अवायु में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वायवीय श्वसन में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, जबकि यहाँ पर यह कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में विभेद बता सकते हैं। फिर कह रहा है ग में कि वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बड़े आसानी से वन्य जीव पर या वन्य प्राणी पर आप लिख सकते हैं टिप्पणी कि जंगली जीवों की वह श्रेणी जो मानव के बसेरों से बाहर वनों और जंगलों या पर्वतों पर रहती है, ऐसे जीवों को हम जो है वन्य जीव या वन्य प्राणी कहते हैं। इसके अंतर्गत सिंह हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, हिरण हो गया। अब ये भी आप याद रखिए कि बहुत से ऐसे जंगली जीव हैं या वन्य जीव हैं जिनको आदमी ने पालतू भी बना करके अपने पास रखा हुआ है। तो लेकिन सामान्य रूप से सामान्य विशेषता यह है जीवों की कि वह जंगलों में रहते हैं और मानव बसेरों से सामान्यतः दूर रहते हैं। पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के क में कह रहा है कि 2 पादप हार्मोन के नाम और कार्य लिखिए। तो इस बार के पाठ्यक्रम में यह दोनों प्रश्न नहीं है। यहाँ पर पहला है कि पादप हार्मोन, इसमें ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है और एथिलीन है। और ये हैं क्या? ये एक रासायनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों के समन्वयन में, कोऑर्डिनेशन में, उनकी वृद्धि और विकास में आवश्यक होते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम यहाँ पर पादप हार्मोन कहते हैं। कार्य, अब इसमें से आप कार्य ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन किन्हीं 2 का या 3 का जो भी आपसे पूछेगा उसको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, उनका उदाहरण। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो इच्छा से आपके होती हैं और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं जो इच्छा से नहीं होती हैं। तो ऐच्छिक क्रियाएं हम मस्तिष्क से सोच पाते हैं, उनको मस्तिष्क नियंत्रित करता है। लेकिन जब अनैच्छिक क्रिया की बात करते हैं तो अनैच्छिक क्रिया ये स्पाइनल कार्ड के द्वारा जो है वह निर्धारित होती है। स्पाइनल कार्ड इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे खाना है, पीना है, दौड़ना है, ये सब ऐच्छिक क्रिया हैं। लेकिन श्वसन करना, हृदय की गति, यह सब अनैच्छिक क्रिया है, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर देखिए 12वें प्रश्न में कह रहा है कि द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागत नियमों को समझाइए। इसी प्रकार से कह रहा है कि परागण की परिभाषा लिखिए और पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो परागण क्या होता है बेटा? परागण का मतलब होता है कि किसी पुष्प के नर भाग से पुंकेसर का निकल करके उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर भाग पर पहुंचना या किसी अन्य पौधे के उसी प्रजाति के पुष्प पर पहुंचने की प्रक्रिया जो है वो परागण की प्रक्रिया कहलाती है।